पित्त की थैली में जब पथरी हो जाए तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? ऑपरेशन, यानी पित्त की थैली को काट करके निकाल दिया जाता है। पित्त की थैली को काट करके यहीं से निकाल दिया जाता है ना, पित्त की थैली, यही पित्त की थैली, इसी में जो है पत्थर हो जाएगा, छोटे-छोटे है ना। अब इतने ज्यादा हो जाते हैं ना, तो निकलेगा कहां से ये? निकलने का कोई मतलब चांस ही नहीं बनता, ये बहुत पतली नली होती है, ये देखो ये बहुत चौड़ा होता है, इसमें जाके फंस जाता है तो बाहर निकलना उसको मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए इसका उपाय क्या है? सर्जरी, काट दो उसको, काट के बाहर निकाल दो। यही चलो देखिए, कल जो है, कल के क्लास में हम लोग है ना थोड़ा बहुत चर्चा किए थे, ठीक है। तो आज जो है आपके सामने मानव पाचन तंत्र का जो है पूर्ण नामांकित चित्र सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं इसमें, है ना, कि यहां पर देखिए यहां से कि मुख गुहा और नासिका, मुख गुहा और नासिका गुहा, वो दोनों जो है एक तरह से आगे चल करके है ना एक ही पाइप में खुल जाते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ये ऐसा है नहीं, पर ये ऐसा है नहीं, ठीक है। मुख गुहा और नासिका गुहा। अब यहाँ पे देखिए एक ग्रसनी दिया है, ग्रसनी का मतलब होता है ना एक छोटा सा वहां पे ओपन स्पेस होता है ना, खाली स्थान होता है। इसमें क्या होता है कि भोजन जो है यहां से ग्रसनी से हो करके और ग्रास नली में पहुंचता है। कहां पर? ग्रास नली में, ठीक है। यहां पर कोई भोजन का पाचन नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है ना। ग्रसनी जस्ट क्या कर सकते हैं, उसको खाली स्थान है में, और ये ग्रास नली है, यही ग्रास नली है जिसको भोजन नली भी कहते हैं। ग्रास नली वह नली है जो मुख गुहा और अमाशय को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है में। इसका जो आंतरिक सतह होता है ना काफी लचीला होता है, काफी लचीला होता है, यह भोजन को निगलने में मदद करता है। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रास नली की बात कर रहे हैं में। और ग्रास नली के बाद से यह भोजन जो है सीधे कहां पहुंचता है? अमाशय में। ये अमाशय हो गया जो जे आकार का है। अमाशय एक क्या कर सकते हैं, एक थैला टाइप का है, जे आकार का एक थैला है, जे आकार का एक थैला है, जिसमें जो है मुख से भोजन पचने के बाद है ना बचा हुआ भोजन जो है अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय के बाद से यहाँ पे देखिए एक ग्रहणी का निर्माण हो रहा है जो सी लाइक स्ट्रक्चर है। किसका है? सी लाइक। और इस तरह से बाकी जो अमाशय में भोजन पच जाएगा उसका बचा हुआ भाग ग्रहणी में, और ग्रहणी के बाद से मध्यांतर होते हुए है ना और क्षुद्रांत होते हुए बड़ी आंत में पहुंच जाता है, बड़ी आंत में पहुंच जाता है, ठीक है। और इस तरह से बड़ी आंत में कौन पहुंचता है? जो भोजन पचा हुआ नहीं होता है। और बड़ी आंत में जो है जल का अवशोषण होता है और बाकी जो है जो अपशिष्ट पदार्थ है वो गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए है ना इस अमाशय से जुड़ा एक जो है अंग है जिसका नाम क्या है? यकृत है, जिसको मैंने बताया था कि यह शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इन्हें बाह्य स्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। देखो जनरली अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होता है जिससे जो है कुछ पदार्थ निकलते हैं और सीधे रक्त में जाकर के मिल जाते हैं। कहां मिल जाते हैं? सीधे रक्त में जाकर के मिल जाते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि वो होता है कि जिसमें है ना जिसमें डायरेक्ट और रक्त में जाकर के नहीं मिलेंगे। ये क्या होता है कि ये नली से होकर के ये इनका स्राव होता है, इसमें नली पाया जाता है लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई नली नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया है ना जिगर, यकृत या एक बाह्य स्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद की ग्रंथि आती है कौन सी? अग्नाशय। क्या? अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। इसके बाद यानी जो यकृत है उसके बाद की ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। अब देखो पित्ताशय क्या होता है। पित्ताशय कहने का मतलब यदि मान लीजिए कि लीवर से यहां पर देख सकते हैं आप, मैं एक संरचना बना सकता हूं है ना, यहां पर आप एक संरचना को देख सकते हैं, ठीक है। ये संरचना जो आप देख रहे हैं ना, यहां से यकृत से बाइल जूस का स्राव होता है। किसका? पीत जूस का स्राव होता है, पीसरत का। तो ये आता है और आ करके इसमें स्टोर हो जाता है। किसमें? पित्ताशय में। किसमें स्टोर हो जाता है? पित्ताशय में। हाँ, पित्ताशय में आके स्टोर हो जाता है। यही पित्ताशय है जिसको पित्त का थैली भी कहते हैं, गाल ब्लैडर। क्या नाम है इसका? हाँ, यही गाल ब्लैडर है, पित्ताशय। आए समझ में? और यहां से अब धीरे धीरे जब जो है जब भोजन में जरूरत होता है तो इधर से इसका क्या होता है? स्राव होता है। आए समझ में? देखो इधर से यहाँ पर आके स्टोर होता है पित्ताशय में पित्तरस, ठीक है। और जब जब जरूरत पड़ता है तब तब जो है आकर के यह भोजन नली में मिलता है। समझ में?
यही चीज इसी में जब पथरी हो जाता है ना, तो इसको काट करके क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। पित्त की थैली में जब पथरी हो जाए तो उसका एकमात्र उपाय क्या है, ऑपरेशन, यानी पित्त की थैली को काट करके निकाल दिया जाता है। पित्त की थैली को काट करके यहीं से निकाल दिया जाता है, समझ में है। पित्त की थैली, यही पित्त की थैली है, इसी में जो है पत्थर हो जाएगा, छोटे 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 छोटे, है ना। वो इतने ज्यादा हो जाते हैं ना, भाई निकलेंगे कहां से, ये निकलने का कोई मतलब चांस ही नहीं बनता। ये बहुत पतली नली होती है, ये देखो ये बहुत चौड़ा होता है, इसमें जाके फंस जाएगा तो फिर बाहर निकलना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसका उपाय क्या है, सर्जरी, काट दो उसको, काट के बाहर निकाल दो। तो यही क्या हो गया, ये यकृत से है ना पित्त रस निकल करके कहां स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है, अब देखो, और ये अग्नाशय है। अग्नाशय भी एक क्या है, यकृत के बाद जो है, बाद की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है अग्नाशय को। इसमें से एंजाइम का स्राव होता है। स्राव का मतलब क्या होता है, निकलना। एंजाइम का स्राव होता है, यानी इसी में से ट्रिप्सिन का बाहर आना होता है। कौन सा, यही ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन के साथ साथ लाइपेज है, क्या है, लाइपेज है, और लाइपेज के साथ एक और है ना जी, एमाइलेज, क्या, एमाइलेज, है ना। इनका जो है इसमें से स्राव होता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ये 3 तरह के एंजाइम है, इनको पाचक एंजाइम के नाम से जानते हैं, पाचक एंजाइम के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बताया था कि स्टमक के दीवारों में, क्या, स्टमक के दीवारों में जो है ना, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, क्या, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां। और इसी जठर ग्रंथियां में है ना जठर रस, कौन कौन, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, पेप्सिन, और कौन सा होता है, रेनिन। 3 चीजें पाई जाती है, रेनिन भी पाया जाता है में, किसमें, है ना, अमाशय में। किसमें, अमाशय में। ठीक है, यही जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों से HCl, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ देखो इसकी दीवारों में जो है ना अंगुलियों जैसी संरचना पाई जाती है। यहाँ भी जो है दीर्घरोम पाए जाते हैं इनके दीवारों से, और उन्हीं से जो है HCl, पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं छोटी आंत को ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत में बांटा गया है। ठीक है, और बाकी उसके बाद बड़ी आंत है, बड़ी आंत के बाद परिशेषिका है ना, और इस तरह से लास्ट में क्या है, गुदा द्वार है। ठीक है, तो कल जो है, कल का जो कहानी है, हम लोग मुख वाला पार्ट को अच्छा से समझ लिए थे कि मुख में भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, मुख में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो आइए थोड़ा सा हम एक और नजर डालते हैं, है ना। एक और नजर कहां डालते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है इसमें होती हैं, पाचन की प्रक्रियाएं। आइएगा सब लोग देखिएगा, है ना। मनुष्य में पाचन का जो स्टेज है, मनुष्य में पाचन की क्रियाविधि, पाचन की क्रियाविधि है ना, में कौन कौन से भाग आ रहे हैं। सबसे पहले आइएगा, हम देखते हैं कि भोजन का अंतर्ग्रहण, क्या, भोजन का अंतर्ग्रहण, क्या, अंतर्ग्रहण। और दूसरा होता है जिसको कहते हैं भोजन का पाचन, क्या कहते हैं, भोजन का पाचन। और पाचन के बाद तीसरा होता है भोजन का अवशोषण, क्या होता है, अवशोषण। और चौथा जो पार्ट होता है ना, जिसको कहते हैं भोजन का स्वांगीकरण, क्या, मैं आपको बताऊंगा स्वांगीकरण क्या होता है। और पांचवा है जिसको कहते हैं, है ना, अनपचे भोजन का, है ना, उत्सर्जन, यानी बहिष्करण, क्या, बहिष्करण। है समझ में, बहिष्करण यानी यहाँ पर अनपचे भोजन का उत्सर्जन, अनपचे भोजन का उत्सर्जन। ये पॉइंट, इतना सारा पॉइंट इसमें होता है। 5 पॉइंट आप लोग को समझ लेना है। ठीक है ना। और उसके बाद से हम लिख सकते हैं ग्रंथियों से, क्या, ग्रंथियों से एंजाइमों का स्राव। ग्रंथियों बोले तो बताओ, यकृत हो गया,
लार ग्रंथि हो गया ना, कौन ग्रंथि? लार ग्रंथि। और जठर, जठर ग्रंथि, कौन ग्रंथि? और बताइए, अग्नाशय। और अग्नाशय, अग्नाशय के बाद पित्ताशय। यकृत हो गया, यार समझ में, यकृत हो गया। तो ये क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए यही अग्नाशय है, यही अग्नाशय, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि बना देंगे ना, तो इसी ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। किसका? इंसुलिन। यह वही इंसुलिन है जिसकी मात्रा यदि शरीर में कम हो जाए, जिसकी मात्रा शरीर में कम हो जाए, तो वह जो आदमी जो है मधुमेह का शिकार हो जाता है। मधुमेह समझते हैं, शुगर का रोगी हो जाता है। इसी अग्नाशय से, जब अग्नाशय को अंतःस्रावी ग्रंथि बना देंगे, क्या बना देंगे? अग्नाशय को अंतःस्रावी ग्रंथि बना देंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ये, है ना, तो इससे जो है इंसुलिन का स्राव होता है। किसका? इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव, यही इंसुलिन है, इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। लेकिन यहां पर पाचन तंत्र में अग्नाशय जो है किसका काम कर रहा है? बताइए बताइए। बाह्य स्रावी ग्रंथि का काम कर रहा है। किसका? बाह्य स्रावी ग्रंथि का काम कर रहा है। और इससे एंजाइम निकल रहे हैं। क्या एंजाइम? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। बात है समझ में? ये अग्नाशय जो है यहाँ पर काम कर रहा है। बाकी मैंने आपको पित्ताशय के बारे में समझाया कि पित्ताशय क्या है। पित्ताशय एक थैला है ना, वह थैला है जहां पर यकृत से पीत रस आकर के स्टोर होता है, यानी यहाँ पर इकट्ठा होता है या जमा होता है। जब जब शरीर को जरूरत पड़ती है पीत रस की, तब तक यहाँ से उसका स्राव जो है आहार नली में होता है। आए समझ में? आहार नली में होता है। चलिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या अमाशय के बारे में। किसके बारे में? अमाशय। अमाशय जो है शरीर का वह भाग होता है जो है ना जे आकार के थैले की तरह होता है। जे आकार के थैले की तरह होता है। जे आकार के थैले की तरह होता है। यह अमाशय जो है, यह अमाशय जो है मुख से, यह मुख से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? ग्रास नली के द्वारा जुड़ा रहता है। ग्रास नली के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। ग्रास नली के द्वारा जुड़ा रहता है। जब मुख में हम भोजन को लेते हैं और उसको जब चबाते हैं, तो चबाने के बाद हमारे मुख के अंदर क्या होता है? हमारे मुख के अंदर जो भोजन होता है उसमें उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है कि माल्टोज, क्या माल्टोज के बारे में मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है छोटे छोटे शुगर में टूट जाता है। किसमें? छोटे छोटे सैकराइडों में टूट जाता है। और उसी सैकराइड का नाम क्या है? माल्टोज है। क्या है उसका नाम? माल्टोज है ना। उसी माल्टोज को एक माल्टेज एंजाइम होता है, वह माल्टेज एंजाइम इसको ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टेज एंजाइम बदलता है ना। और ये कब होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद होता है, ठीक है। उसके बाद से जब यह ग्लूकोज में बदल जाता है, तो वह भोजन अभी पूरी तरीके से पाचन नहीं होता है, वह एक लेई की तरह बन जाता है। उस लेई को काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। अब वह काइम क्या होता है? ग्रसनी से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में पहुंच जाता है क्योंकि भोजन में उपस्थित सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है। जब यह अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं और इस जठर ग्रंथियों से HCl, पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है। HCl के बारे में, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसका पीएच मान अमाशय के अंदर लगभग है ना 1.8 से 2 तक इसका मान होता है ना HCl का। क्या? HCl का। यही HCl जब अधिक हो जाता है तो हमारे पेट में दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो अधिक होने का कारण क्या है? जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, है ना, या मान लो भोजन का जब अपच हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है उसमें HCl का आधिक्य हो जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आधिक्य हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अमाशय में दर्द होता है। और इस दर्द से बचने के लिए हम जो है कुछ एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका? एंटी एसिड, जिसको हिंदी में प्रतिजैविक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक अम्ल का प्रयोग होता है। इस प्रतिजैविक अम्ल में मिल्क ऑफ मैग्नेशिया,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अच्छा है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम खामन सोडा भी कहते हैं, और इसके साथ साथ आप इनो का भी सेवन कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारे पेट में दर्द कम हो जाता है समझ में। लेकिन अब यहां पे समझिए कि अमाशय में जो है भोजन के उस भाग का पाचन होता है जिसमें प्रोटीन होता है, क्या प्रोटीन होता है, और प्रोटीन के पचाने वाले एंजाइम कौन से हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो है ज्यादातर वयस्कों में जो है ना प्रोटीन का पाचन होता है, और रेनिन जो है बच्चों में प्रोटीन का पाचन करता है। यदि बच्चों में रेनिन की कमी हो जाती है तो बच्चों के अंदर प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता है, और बच्चे क्या करते हैं, दूध को फेंक देते हैं। बात समझ में, तो ये है रेनिन का काम हो गया। अब देखो अमाशय के अंदर जो होता है ना भोजन का आंशिक पाचन होता है, कंप्लीट पाचन नहीं होता है। मुख में क्या आंशिक पाचन होता है ना, और अमाशय में भी क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, क्योंकि भोजन में उपस्थित और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जैसे वसा है उसका भी पाचन नहीं हो पाता है समझ में। चाहे प्रोटीन का ही कंप्लीट पाचन नहीं हो पाता है, कार्बोहाइड्रेट का ही कंप्लीट पाचन नहीं हो पाता है। अब ये क्या होता है, अब जितना पचे अब बाकी भोजन जो है ग्रहणी में पहुंच जाता है, कहा ग्रहणी में पहुंच जाता है, और इस ग्रहणी में क्या होता है ना, यकृत से एक रस निकलता है, इसको पित्तरस कहते हैं। पित्तरस पित्ताशय में स्टोर होता है, और इस पित्ताशय से पित्तरस जो है धीरे धीरे ग्रहणी में प्रवेश करता है, और इधर अग्नाशय से है ना ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज का स्राव होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में आता है तो वह भोजन अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है ना, वह भोजन अम्लीय होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमाशय के अंदर जो है HCl का स्राव होता है, और HCl क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होने की वजह से भोजन जो है अम्लीय रहता है, और उस अम्लीयता को क्या करना रहता है, कम करना होता है। और कम करने के लिए जो है यहाँ पर यकृत से जो पित्त रस निकलता है वह पित्त रस भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। और उसके बाद से इसका काम जो है किस पर पड़ जाता है, उस वसा पर। किस पर, वसा पर। और वसा जो है किस में बदल जाता है, वसा का पायसीकरण हो जाता है। क्या, वसा का पायसीकरण हो जाता है, क्या है ना। अब वो पित्तरस कहां से बना के भेजेगा, अब पित्तरस नहीं बनेगा तो फिर अम्लीयता दूर नहीं होगी, और जितना अम्लीयता दूर नहीं होगी उतना ही आप ढकार क्या करिएगा, मारिएगा। तो इसका काम क्या है, अम्लीयता को दूर कर देना। अब ध्यान से सुनना, अम्लीयता को दूर कर देता है। उसके बाद से क्या होता है, जो पक्वाशयी रस होता है वो भोजन में उपस्थित तैलीय पदार्थ को, देखो हमारे शरीर में तेल को पचाने वाला सबसे छोटा मशीन है, दाना के जैसा है ना, दाना के जैसा। एक बार में कुछ ही तेल के कणों को वो क्या करता है, पचाता है। तो जो तेल होता है ना, तेल के जो कण होते हैं, इस पर इसका असर होता है पक्वाशयी रस का। किसका जी, पक्वाशयी रस का असर होता है। और जैसे असर होता है ना, तो इस तेल का पायसीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, पायसीकरण हो जाता है, तेल का पायसीकरण हो जाता है। अब समझो पायसीकरण क्या है। अब मान एक कटोरी पानी ले लीजिए, उसमें तेल ऐसे छींटा मार दीजिए, पनिया तेल उस पर क्या करता रहेगा, तैरता रहेगा। और एक कटोरी तेल ले लीजिए, उसमें पनिया मार दीजिए, पनिया उस पर तैरता रहेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पायसीकरण। क्या कहते हैं, हाँ, ये मिलता नहीं है, उसी में क्या होता है, तैरते रहता है। पायसीकरण। तो पक्वाशय क्या करता है कि सबसे पहले तेल का पायसीकरण कर देता है। पायसीकरण करने का मतलब तेल अलग और पानी अलग, ये सब दिखने लगेगा, और यहां से उसका पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन इस पक्वाशयी रस से जो तेल का पाचन होता है, इस तेल का जो पाचन होता है, इसके कण बड़े बड़े होते हैं, इनका साइज जो होता है ना बहुत बड़ा होता है ना। चलिए अब उसके बाद से उसमें उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जिनका पूर्ण रूप से पाचन मुख में नहीं हुआ है, ना आमाशय हुआ है, तो उस प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। और उस वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। और उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, एमाइलेज करता है। इस तरीके से बचे हुए भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है। और इसके बाद कहानी क्या होता है
कि जब छोटी आंत में पाचन हो जाता है तो यह भोजन जो है पूरा का पूरा अब रासायनिक पदार्थों में बदल जाता है। किस पदार्थों में? रासायनिक पदार्थों में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, रासायनिक पदार्थ कहने का मतलब क्या हुआ? रासायनिक पदार्थ कहने का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वो पच करके किस में बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में बदल जाता है? बोलो, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। और एमिनो अम्ल में ये बदल जाता है, और वसी अम्ल में चाहे ग्लिसरॉल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वसी अम्ल चाहे ग्लिसरॉल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ग्लिसरॉल में क्या होता है? बदल जाता है। कार्बो, एक चीज समझो, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन पौधों से ग्रहण करते हैं। कहां से? पौधों से ग्रहण करते हैं। और पौधों में पाया जाता है स्टार्च। किसका? स्टार्च, है ना। यानी उसी स्टार्च का जो है हमारे मुख में पाचन होता है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। आए समझ में? कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्च का पाचन कहो चाहे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहो, बात एक ही है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में क्या होता है? बदल जाता है। किसमें? ग्लूकोज में बदल जाता है। अब देखिए, और प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो में। और वसा किस में बदल जाता है? वसी अम्ल में बदल जाता है। लेकिन जब इनका पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इसमें माल्टोज का निर्माण होता है। किसका? माल्टोज। और माल्टोज किस में बदलता है? ग्लूकोज में। और प्रोटीन का जब पाचन होता है तो यह पेप्टोन बन जाता है। क्या बन जाता है? पेप्टोन कहो चाहे पेप्टाइड को। ठीक है। और वसा जो होता है ये सीधे वसी अम्ल या चाहे ग्लिसरॉल में बदल जाता है। वसा कहने का मतलब क्या हुआ? जो तैलीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? तैलीय पदार्थ। कौन? तैलीय पदार्थ जो होते हैं। पता है समझ में? तो इस तरह से अब यह जब रासायनिक पदार्थों में बदल जाता है तो अब इनका, अब देखो ध्यान से, पहला अंतःग्रहण हो गया, अब पाचन हो गया। पाचन कहां कहां हुआ? मुख में हुआ, आमाशय में हुआ और छोटी आंत में हुआ। छोटी आंत के पहले भाग में पाचन हो गया। अब दूसरे भाग में क्या होगा कि जो भी भोजन होगा रासायनिक पदार्थ में जो बदला है वह भोजन अब छोटी आंत के दूसरी भाग में अवशोषण हो जाएगा। क्या? अवशोषण। आपको मैं बता दूं कि जो छोटी आंत होता है, कौन? छोटी आंत होता है ना, इस छोटी आंत के अंदर, है ना, कुछ उभारे पाई जाती हैं, अंगुलियों जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मन करे तो रसांकुर कहो चाहे दीर्घ रोम कहो। क्या कहो? दीर्घ रोम कहो, है ना। और दीर्घ रोम कहो। अब इसके तहत जो है रक्त नलिकाएं गुजरती हैं। कौन? रक्त नलिकाएं गुजरती हैं। और इसी के अंदर जो होता है, जो भोजन का जो ग्लूकोज होता है, जो एमिनो अम्ल होता है, इसका पाचन हो जाता है। पाचन नहीं होता, सॉरी, क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है, रक्त में मिल जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण, जब ये रक्त में मिल जाता है तो इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण। और अवशोषण की जब क्रिया हो जाती है तो यह भोजन रक्त में मिल करके कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। भोजन का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब अब भोजन से ऊर्जा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऊर्जा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऊर्जा। कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी। जैसे ये शरीर में इनका जो है एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जब रक्त में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो कोशिका को ऊर्जा मिलेगी, है ना। कोशिका भी क्या करता है? जब भोजन आता है शरीर में तो उसका भी इंतजार करता है ना। अभी मुख में गया है, आमाशय में आएगा, आमाशय के बाद छोटी आंत में आएगा, तब तक जो है तुम लोग अभी इंतजार करो। सारे अपने दोस्तों से कह देता है, और जब देखता है कि अब मध्य भाग में आ गया है तब उन लोग को पता चलता है कि अब अवशोषण होने वाला है। और जैसे अवशोषण रक्त में हो जाता है सबकी आंखें खुल जाती हैं और खुशी से नाच उठते हैं सारी कोशिका की अब भोजन आने वाला है ना। जैसे पहुंचता है कोशिका क्या करते हैं? उनको ग्रहण करके और जो है श्वसन की क्रिया कर लेते हैं और ऊर्जा का निर्माण कर देते हैं। है समझ में? तो इस तरह से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है कोशिकाओं को। ठीक है। लेकिन देखो भोजन में जो होता है ना, सभी चीजें भोजन में सभी चीजें जो है ना, ग्लूकोज में नहीं बदलती, एमिनो अम्ल में नहीं बदलती, वसी अम्ल में नहीं बदलता, है ना, क्योंकि तीनों दोनों मशीन है, ग्लूकोज बनाने वाला, एमिनो अम्ल बनाने वाला और वसी अम्ल बनाने वाला। अब बाकी अब ठिकड़ा आप ईंटा पत्थर खा लीजिएगा, है ना,
बिना मतलब वाला चीज खा लीजिएगा तो उसका पाचन करेगा, जिसको हम अनपचा भोजन कहते हैं। वैसा भोजन जिसको हमारा शरीर नहीं पचा पाता है उसे अनपचा भोजन कहते हैं। और उस अनपचा भोजन को छोटी आंच से कहां ढकेल दिया जाता है? बड़ी आंत में ढकेल दिया जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है? उसमें उपस्थित जल होता है। क्या? जल का अवशोषण हो जाता है और उसके बाद से जो उसमें उपस्थित जो बचा हुआ मल होता है उसको गुदा द्वार से शरीर के बाहर भेज दिया जाता है। और इस तरह से बहिष्करण की वह प्रक्रिया जिसमें अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है गुदा द्वार के द्वारा, है ना, इसी प्रक्रिया को हम बहिष्करण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिष्करण कहते हैं। तो इतना बात आपको पता चल गया। तो अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। बात समझ रहे? यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। पित्ताशय पित्त की थैली को कहा जाता है और यकृत जिगर को कहते हैं। यकृत पित्त रस का स्राव करता है या पित्त रस पित्ताशय में आके स्टोर हो जाता है और जब जब जो है इसकी जरूरत पड़ती है भोजन नली में तब तब वह क्या करता है? इसको देता है। और इसी देखो इसी ग्रहणी में अग्नाशय जुड़ा रहता है और अग्नाशय जब चाहे ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज जो है छोटी आंत में स्राव करते रहता है और भोजन का पाचन करते रहता है। और बात आ गया समझ में? तो आपको देखिएगा जिस व्यक्ति का पीठ का थैली निकल जाएगा ना तो उसका ढेकार कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। जहां जैसे मरचा मसाला तनी ज्यादा खाएगा ढेकारना चालू कर देगा, में क्योंकि अब जो है अब अग्नाशय तो कट गया है ना, और वो पीत रस कहां से बना के भेजेगा? अब पीत रस नहीं बनेगा तो फिर अम्लीयता दूर नहीं होगी और जितना अम्लीयता दूर नहीं होगी उतना ही आप ढकार क्या करिएगा? मारिएगा। तो इसका काम क्या है? अम्लीयता को दूर कर देना। अब ध्यान से सुनना,